नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यदि हमारे डेली एनालिसिस देख रहे होंगे एमपी टेट का, तो आप सभी को पता है कि उसमें कृषि और मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर कृषि और मिट्टी से संबंधित 110 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपी टेट की दृष्टि से। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रखे गए हैं, तो जल्दी से इस वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। चाहे आपसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पूछे या फिर डायरेक्टली पूछे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 8 होगी। कितनी होगी, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पूछे भारत में, या फिर डायरेक्ट भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है ये पूछे, आपका सही आंसर क्या होगा, 8 होगा। अब 8 कौन कौन सी, वो भी आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट मिट्टी जिसे जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और 8वीं मिट्टी है लवणीय मिट्टी जिसे क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी है जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय विस्तार या फिर कृषि में महत्व की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो कितने प्रमुख वर्ग होंगे, 4 होंगे। कृषि में महत्व की दृष्टि से या फिर क्षेत्रीय विस्तार से भारतीय मिट्टियों के जो प्रमुख वर्ग होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन सी मिट्टी आएगी, 4, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की जो मिट्टियां हैं, ये क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के प्रमुख वर्ग हैं, जो कि 4 प्रकार की होगी। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले राज्य के बारे में पूछा गया है, तो वो उत्तर प्रदेश होगा। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है। देखिए, संस्थान के बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान शोध संस्थान के बारे में पूछा जाए आपसे, तो वो कहाँ पर होगा, लखनऊ में होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी। देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मिट्टी होगी वो जलोढ़ मिट्टी होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है ये कब और कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, सन भी आपसे पूछा जा रहा है, साथ साथ अभी जो एग्जाम चल रही है उसमें, तो सन भी आपको ध्यान रखना है। 1905 में कहाँ की गई थी, तो बिहार के पूसा में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है ये 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो सर्वाधिक जहां पर आए मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा, जलोढ़ होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए, जितनी भी क्रांति हैं उनका संबंध किससे है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो ये तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। यहाँ पर फलों का राजा, देखिए फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो आम को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं 4-5 प्रश्न आपको बताऊंगा, उसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। फलों के राजा के बारे में पूछे तो वो आपका आम होगा। और यहाँ पर फलों की रानी, देखिए फलों का राजा कौन होगा, आम होगा। फलों की रानी कौन होगा, लीची होगा। गरीबों का मेवा, गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है, तो जो बेर होते हैं, साधारण भाषा में जब हम बोर कहते हैं उसे गरीबों का मेवा कहा जाता है। अब यहाँ पर दलहनों का राजा, देखिए दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, तो चना को कहा जाता है। दलहनों की रानी किसे कहा जाता है, तो वो मटर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दलहनों का राजा चना को कहा जाता है और दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो वो है राजस्थान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्यों में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि होगी। लाल क्रांति का संबंध किससे है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने पीली क्रांति के बारे में जाना, अब यहाँ पर लाल क्रांति के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका संबंध किससे होगा, तो टमाटर उत्पादन से होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। एक होता है नई जलोढ़ और दूसरा होता है
पुरानी जलोढ़। तो यहाँ पर जो नवीन जलोढ़ है या फिर नई जलोढ़ है और पुरानी जलोढ़ है, इनके और अन्य नाम भी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे खादर के नाम से जाना जाता है। और यदि पुरानी जलोढ़ के बारे में पूछे तो उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांगर के नाम से। तो आगे बात करेंगे उस प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ पर देखिए, अवरोही क्रम आपको बताना है, सबसे ज़्यादा क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सी मिट्टी, उसके बाद जैसे कि सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। उसके बाद कौन सी पाई जाती है? लाल। उसके बाद कौन सी पाई जाती है? काली। उसके बाद लेटराइट। तो ये अवरोही क्रम है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो वह है भारत। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा होगा? भारत होगा। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, लेटराइट मिट्टी को, जैसे कि हाल ही में जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछ लिया गया था आपसे कि जलोढ़ मिट्टी को, या फिर शायद काली मिट्टी के बारे में पूछा था कि उसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है, वैसे ही यहाँ पर लेटराइट मिट्टी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से किस नाम से जानते हैं? तो ये मुखरेली मिट्टी के नाम से लेटराइट मिट्टी को जानते हैं। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो वो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया है। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी के निर्माण में जो उत्तरदायी होगा वो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया होगा। भारत का अन्न भंडार, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? जो गेहूं है वो सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उत्तर प्रदेश में होते हैं। लेकिन भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो वो पंजाब को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होगी वो काली मिट्टी होगी। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या है इसका प्रमुख कारण? तो वहाँ की जलवायु है, संरचना एवं उच्चावच की विविधता है। इसके कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अंगूर का जो बगीचा है वो किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, जो अंगूर का बगीचा है ये नासिक को कहा जाता है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो वो है जलोढ़। याद रखिएगा, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जो उत्कृष्ट मृदा होगी वो जलोढ़ मिट्टी होगी या जलोढ़ मृदा होगी। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे थे सीटेट के एग्जाम में कि सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई, टमाटर की कहाँ से हुई। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये कहाँ से हुई है? दक्षिण अमेरिका का पेरू से हुई है सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये मृदा विज्ञान कहा जाता है। ये अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है। और एक और प्रश्न पूछा गया था कि मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो नवीन जलोढ़ या फिर नई जलोढ़ मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खादर के नाम से जाना जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी हुई है? तो यह तलोचन से भारत की उत्तरी मैदान की मृदा बनी हुई है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी है? लगभग आपको बताना है, तो कितनी है? 600 मीटर होगी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। रजत क्रांति, रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित होगा रजत क्रांति। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जैसे शुरू में हमने जाना कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वहाँ पर हमने काली मिट्टी बताई थी। धान की खेती के लिए पूछी तो दोमट मिट्टी होगी। चाय की खेती के लिए पूछे तो लेटराइट मिट्टी होगी। याद रखिएगा, धान के लिए दोमट मिट्टी और चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होगी। किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो ये केचुए को कहा जाता है। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो वो केचुए को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो भारत के समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। 24% आपका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। क्या नाम देंगे? उसे दोमट नाम देंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो वह है काली मिट्टी। देखिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय पूछे कि मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत कौन सी मिट्टी होगी? तो वह यहाँ पर काली मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वह काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है यह जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किसी देश की कृषि का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है? तो वहाँ उस देश की मिट्टी होता है। उस देश की मिट्टी ही कृषि का मुख्य आधार होता है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है, जिसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया देश भी कहा जाता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो वह लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये 1970 में हुई थी। देखिए सन डेली पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये 1970 में हुई थी। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व वन्य दिवस है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। सबसे पुराना फल, देखिए सबसे पुराना फल आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा? अंजीर। सबसे पुराना फल अंजीर होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है काली मिट्टी। याद रखिएगा जो काली मिट्टी है इसमें जो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो मिट्टी के बारे में पूछे तो वो काली मिट्टी होगी। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए डेली वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, चाहे वो एक शिफ्ट छोड़े, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जरूर आपको एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक नाम है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नारियल के बारे में पूछा गया कि नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कोकस न्यूसीफेरा है। नारियल का जो वानस्पतिक नाम होगा वो कोकस न्यूसीफेरा होगा। तो ये नारियल का वैज्ञानिक नाम है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। हल्दी किससे प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है ये पौधों के तने से प्राप्त होती है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पौंडीचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है ये 1974 में पौंडीचेरी में हुई थी। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं, वो काली मिट्टी है जिसका प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देश के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारत। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा होगा? भारत होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो शुरू में आपको बता चुका हूं, काली मिट्टी होगी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यदि आपसे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछे तो 1967-68 में हुई थी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वह है काली मिट्टी। याद रखिएगा लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को घुमा दिया, लेकिन आंसर आपका क्या होगा? कपास ही होगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो वो भी कपास के लिए होगी। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? देखिए अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मक्का को। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती? जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती? शायद इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो काली मिट्टी होगी जिसका जैव पदार्थों से भरपूर होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो वो है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? कृषि होगा। किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो वो मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी।
सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है ये सोयाबीन में पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 46% पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा। तो यहाँ पर सोयाबीन आपका राइट आंसर होगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है काली मिट्टी। ये पहले भी बता चुका हूँ कि काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? थोड़ी देर पहले ही 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो काली मिट्टी है उसमें कौन सी फसल होती है, तो उसमें कपास की फसल होती है, इसलिए काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन वहाँ की जो स्थानीय नाम है वो क्या है इसका? तो इसका जो स्थानीय नाम होगा वो रेगुड़ होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में, याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर होगा? तो ये कानपुर में होगा। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस मिट्टी के बारे में यहाँ कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो वो है काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी के बारे में यहाँ कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये फसल चक्र पद्धति। याद रखिएगा, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वो फसल चक्र पद्धति होगी। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा होगा? तो लाल और पीली मृदा होगी। प्रायद्वीपीय भारत में जो क्षेत्रीय मृदा होगी वो लाल और पीली मृदा होगी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो वह जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है। भारत का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो वो है लेटराइट। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और एवं नीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वह है लेटराइट मिट्टी। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। भारत में फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 1985 को। भारत में फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो काली कपासी मिट्टी है इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो वह 60%। कितनी प्रतिशत? 60%। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये इलायची को कहा जाता है। याद रखिएगा, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होगी? तो ये जलोढ़ मृदा होगी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा के बारे में पूछा गया है तो जलोढ़ मृदा आपका सही आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है तो वहाँ के वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाई ये छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। नारियल का वानस्पतिक नाम है। देखिए, नारियल का वानस्पतिक नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोकस न्यूसीफेरा होगा। क्या होगा? न्यूसीफेरा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नारियल का जो वानस्पतिक नाम होगा वो कोकस न्यूसीफेरा होगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो गुलाबी क्रांति है ये झींगा पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति। भारतीय गन्ना शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान।
रेगुड़ नाम क्या है? रेगुड़ का नाम क्या है? देखिए फिर से प्रश्न आ गया, रेगुड़ का नाम क्या है? तो रेगुड़ का नाम क्या होगा? काली मिट्टी होगा। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी या फिर जो काली मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये केरल को। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो वह है लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर यंत्र की सहायता से मापी जाती है। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 1993 में हुई थी। किस किस्म का मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जा सकता है? तो वह है अम्लीय। यहाँ पर अम्लीय आपका राइट आंसर होगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। याद रखिएगा, फलों के मीठे होने का जो मुख्य कारण होता है उसमें मौजूद फ्रक्टोज के कारण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो वह काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि बताया था टोटल 110 प्रश्न आपको मिलेंगे। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा होगा? तो वो चीन होगा। तो यहीं पर आपके 110 कृषि और मिट्टी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। सबसे पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों के नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।